नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट संदीप पाल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाल की लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज फिर मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे लगभग हम सभी लोग आए दिन उन परिस्थितियों में आते रहते हैं और जूझते रहते हैं। ये टॉपिक है, इसको मैंने दो भागों में बांटा। ये टॉपिक है व्हीकल उधार देना। अब अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास जब भी कोई वाहन होता है तो कोई मित्र, कोई रिश्तेदार आपसे आके कहता है कि भाई ज़रा मुझे अपनी कार या मुझे अपनी बाइक वहाँ जाना है, थोड़ी देर के लिए उधार दे दो और मैं उसके बाद तुम्हें वापस कर दूँगा। बट अक्सर तो ये होता है कि वो वाहन ले जाते हैं और वापस आ जाते हैं। बट कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया जिस केस में मेरे क्लाइंट के मित्र उनके पास आए। उनसे कहा, भाई ज़रा मुझे मार्केट तक जाना है, मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो अपनी बाइक आप मुझे उधार दे दीजिए। कोई बात नहीं भाई, मेरे क्लाइंट ने उनको बाइक दे दी। वो मित्र उस बाइक को लेके बाज़ार गए। रास्ते में क्या हुआ कि उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया किसी राह चलते हुए आदमी के साथ। वो व्यक्ति पैदल जा रहा था, उसमें टक्कर लगी, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। और ये जो हमारे क्लाइंट के मित्र थे, ये भाई साहब उस बाइक को वहीं छोड़कर और भाग आए। ठीक, आके अपने घर आ गए। घर आके जब क्लाइंट ने थोड़ी देर बाद पता किया, 2 घंटे 4 घंटे बाद, कि भाई मित्र मेरी बाइक कहाँ है, मुझे बाज़ार जाना है, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपकी बाइक से तो हो गया एक्सीडेंट और मैं उस बाइक को वहीं छोड़ के आ गया हूँ। यहाँ से समस्या शुरू होती है। अब भाई पुलिस में FIR हुई बाइक के नेम से। पुलिस पहुँची उनके घर पर, पुलिस उन्हें उठा के ले गई। उन्होंने कहा कि साहब मेरी बाइक तो ये फलां व्यक्ति उधार ले गया था। बट उससे कोर्ट को, पुलिस को कोई मतलब नहीं है। पुलिस तो ये मानेगी कि गाड़ी के मालिक आप हैं, RC में आपका नाम दर्ज है, तो आपके वाहन की जिम्मेदारी आपकी है। और इसमें सोने पे सुहागा ये कि उन महोदय जो मेरे क्लाइंट हैं, उनकी बाइक का बीमा भी नहीं था। अब वो मेरे पास आए कि भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैंने कि देखिए, इसमें कानूनन तो लायबिलिटी आपकी है, आप सोच के चलिए कि ये लायबिलिटी आपकी ही है। बाकी कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिनमें आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी बताने का मतलब ये था कि आप समझ सकें कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हीकल उधार देना। ठीक है भाई, समाज में रहेंगे तो हमें एक दूसरे की मदद भी करनी पड़ेगी, एक दूसरे को वाहन उधार भी देना पड़ेगा। इसका मैं ये मतलब नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को गाड़ी दें ही नहीं, लेकिन देने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। और वो बातें हैं कि गाड़ी के पेपर्स वैलिड होने चाहिए, आपकी गाड़ी की प्रॉपर RC होनी चाहिए, समझ रहे हैं। और अगर गाड़ी 7 सीटर है तो उसकी फ़िटनेस प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जिसको भी गाड़ी दे रहे हैं वो उस वाहन को चलाने के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करता हो। ऐसा ना हो कि आप उनको कार दे रहे हैं और जो ड्राइविंग लाइसेंस हो वो ओनली बाइक का हो, 2 व्हीलर का। उस केस में भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आप समझ गए ना कि वैलिड DL चेक कर लें, क्योंकि उस आदमी को जिसको आप गाड़ी दे रहे हैं, उस आदमी को गाड़ी देने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी आपकी है। कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा कि आपने गाड़ी दे दी थी संबंधों में। व्हीकल आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, आपको ही देखना है। वैलिड इंश्योरेंस, आपके व्हीकल का वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपके व्हीकल का वैलिड इंश्योरेंस नहीं है तो भी समस्या आपको ही है, क्लेम आपको ही देना पड़ेगा। फिटनेस, जो गाड़ियाँ कारों में 6 सीटर 7 सीटर से ऊपर होती हैं, उन गाड़ियों की हर 2 साल में फ़िटनेस करानी पड़ती है। अगर आपके व्हीकल की फ़िटनेस नहीं है तो आपका इंश्योरेंस वैलिड होने के बावजूद भी आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा।
तो ये बात हो गई मित्रों जहां हम व्हीकल उधार देते हैं। दूसरी बात आती है व्हीकल ट्रांसफ़र की। कई बार क्या होता है कि हम अपने संबंधों में अपनी गाड़ी को बेच देते हैं। जैसे मैंने अपनी गाड़ी अपने एक मित्र हैं उन मित्र को बेची, तो मित्र ने कहा कि यार क्या ज़रूरत है आरटीओ ऑफिस जाने की, एक काम करते हैं आप वकील हो ही, एक 100 रुपये की नोटरी बना दो, नोटरी पे सेल परचेज़ एग्रीमेंट कर लेते हैं और जब फर्दर कभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे तो मैं इस गाड़ी को ट्रांसफ़र करा लूँगा। दोस्तों ये गलती कभी मत करना। आरटीओ में कुछ फ़ीस के पैसे बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है, ये डायरेक्शन है कि व्हीकल उसी का ही माना जाएगा जिसके नाम में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड है। 100 रुपये के नोटरी पे अगर गाड़ी ट्रांसफ़र होने लगें तो आरटीओ ऑफिस बनाने की ज़रूरत क्या रहेगी? तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना आरटीओ ऑफिस जाने की। आप 100 रुपये की एक नोटरी मंगाइए, नोटरी पे साइन कीजिए दोनों लोग, सेल परचेज़ एग्रीमेंट बनाइए और साहब ठीक है, आज से गाड़ी आपकी। तो दोस्तों ये गलती कभी नहीं करनी है। जब भी गाड़ी आप बेचें किसी को, आप प्रॉपर गाड़ी का पूरे पेपर्स होके करा के और प्रॉपर आरटीओ में जाके सीन होके गाड़ी उसके नाम में रजिस्टर्ड जब हो जाए, वैलिड आरसी सर्टिफिकेट आ जाए, देन आफ्टर ही गाड़ी आप उसको हैंड ओवर करेंगे। इस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप एक टोकन अमाउंट ले लीजिए सामने वाली पार्टी से और जब टोकन अमाउंट आपके पास आ गया तो आप एक एग्रीमेंट कर दीजिए कि साहब इतना इतना टोकन अमाउंट मेरे पास आ गया है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र इतना इतना पेमेंट और करेंगे, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ व्हीकल आप इतना पेमेंट और करेंगे। तो ये पूरा आपके एग्रीमेंट में आ जाएगा। बट व्हीकल आप उसको तब तक नहीं देंगे जब तक कि व्हीकल आपके पास मतलब आपके नाम में है। हाँ, अगर आरसी उसके नाम में आ जाए, ऑनलाइन उसके नाम में दिखाने लगे, आप व्हीकल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज के जो टॉपिक में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपकी गाड़ी आपकी है। आप उसे जब भी किसी को दें तो ऐसे समझ के देखें कि जैसे आपका हथियार है वो, उस हथियार से अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है, ना कि आप कोर्ट से ये नहीं कह सकते कि साहब ये व्यक्ति मेरे व्हीकल को मुझसे मांग के ले गया था तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसने कर दिया। कोर्ट इस बात को नहीं सुनेगा। कोर्ट कहेगा भाई आपको देखना चाहिए था कि उस आदमी के पास वैलिड डीएल है कि नहीं, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ दे रखा है, दिस इज़ 9368622200। मेरा नाम है एडवोकेट संदीप पाल। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो आप मेरे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। धन्यवाद। आज की बात मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।